Hello everyone, how are you? I'm नीरज तिवारी. वेलकम्स टू डू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. गाइस कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ खूब स्वस्थ होंगे, आप सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में व्यस्त होंगे. व्यस्त रहिएगा मित्रों. आज है 8 मार्च और 8 मार्च 2025 को जो हम लोग क्लास देखने वाले हैं, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला को देखेंगे और फाइनली 100 MCQs भी साथ में चेक करेंगे. तो आप सब तैयारी के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को परखिए आप कहाँ पे खड़े हुए हैं. आइए क्लास स्टार्ट करते हैं. शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है. सिंधु नदी घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है. सिंधु नदी एवं उनकी सहायक नदियों के बीच जो पनपी सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का नाम से पुकारते हैं या जानते हैं. सिंधु सभ्यता भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलती है. सिंधु सभ्यता का संबंध मुख्यतः भारत और पाकिस्तान से ही है. सिंधु सभ्यता भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता बताई जाती है. यह सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला यानी भवन निर्माण कला के लिए जानी जाती है. आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है सिंधु लोग को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं. किस काल के अंतर्गत? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं. सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं, एक तो मोहनजोदाड़ो, दूसरा हड़प्पा. ये दोनों बहुत फेमस हैं. सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो मित्रों वृक्ष में ये लोग पीपल का ज़्यादा महत्व देते हैं, पीपल का पूजा करते हैं. सिंधु सभ्यता की अगर खोज की बात करते हैं तो सर जनरल कर्निंघम महोदय ने सबसे पहले हड़प्पा टीले का पता 1878 में 1878 में लगाया था. 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का पहला उत्खनन का कार्य करवाया, जिससे यह सभ्यता प्रकाश में आ गई. सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज के कारण ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा था. ये भी बात आप याद रखिएगा. उत्खनन का कार्य आप जानते हैं कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया है. खोज की बात आए तो 1878 का कर्निंघम सही जवाब बनता है. आगे बढ़े. मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी खुदाई 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा दी गई. यानी आर डी बनर्जी ने फाइनली 1922 में मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, उसकी खुदाई करवाते हैं. और आगे बढ़े मित्रों तो सिंधु सभ्यता का समय अगर पूछा जाए, सिंधु सभ्यता के समय को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें माधव स्वरूप वत्स के अकॉर्डिंग इसकी जो सभ्यता है मित्रों वो कही जाती है 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व. मार्टिन वेलर के अकॉर्डिंग ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व. जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग 3250 से 2750 ईसा पूर्व. डीपी अग्रवाल के अकॉर्डिंग ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व. रेडियो कार्बन यानी C14 से 2350 से 1750 ईसा पूर्व. और NCERT के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये भी आपका 2550 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है. इसमें जो सबसे मान्य है मित्रों, जो सबसे ज़्यादा बार माना गया है वो कार्बन डेटिंग वाला है, तो 2350 से 1750 ज़्यादा माना जाता है, याद रखिएगा. ठीक है, इसका टाइम अवधि. और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि कार्बन 14 को ही माना गया है, यानी C14 को ही माना गया है. सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन भी रही है. आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके समकालीन रही, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन रही है और फाइनली मिस्र की सभ्यता यानी इजिप्ट की सभ्यता के समकालीन भी रही है. सिंधु सभ्यता का आकार अगर पूछा जाता है तो आकार इसका त्रिभुजाकार रहा है, याद रखना, ट्रायंगल में रहा है. और क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर. सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है. व्यास सतलज की सहायक नदी है. तो ये सब नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं मित्रों, और सिंधु घाटी सभ्यता में इनका उल्लेख भी मिल जाता है. सिंधु सभ्यता के अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो कई नामों से ये पूछा जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, या हड़प्पा सभ्यता हो गया, या कांस्य युगीन सभ्यता हो गया, या फिर मिलुहा सभ्यता हो गया, या फिर पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी इसे कई लोग कह देते हैं. तो ये सब अन्य नाम के रूप में जाने जाते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अन्य नाम में शुमार है. आगे बढ़ें. सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विभाजन आप जानते हैं, यहाँ पे कई नगर पाए गए हैं, जिसमें से पहला जो दिया गया सिंधु सभ्यता का नगर विभाजन 2 स्तरों पे किया गया, पश्चिमी और दुर्ग टीला, दूसरा पूर्वी और नगर टीला. तो पश्चिमी और दुर्ग टीला, पूर्वी और नगर टीला, इन 2 खंडों में इसे बांटा जाता है. एक नोट दिया गया, नोट में कहा जा रहा है धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसका विभाजन त्रिस्तरीय रहा है. वहाँ 3 खंडों में चलता रहा है मित्रों, बाकी सब जगह आपका 2 स्तरीय प्रमाण मिलता है. धौलावीरा आप याद रखिएगा.
ये आपका ऊपर वाला दुर्ग हो जाता था और इधर वाला जो है आपका पूर्वी नगर टीला हो जाता था। ऐसा उल्लेख आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। आप वहाँ जाओगे तब भी फाइनली आपको देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें तो थोड़ा सा प्रमुख स्थल, उसके उत्खननकर्ता, वर्ष, स्थिति और फाइनली नदी कहाँ कौन लोकेटेड है ये भी आपको दिखाते हैं। जैसे पाकिस्तान के प्रमुख स्थलों की हम बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहला नाम हड़प्पा का ही आता है। हड़प्पा उत्खननकर्ता दयाराम शाहनी जी हैं, सन 1921 है। और मांटगोमरी जिला ये पंजाब पाकिस्तान वाले में पाया जाता है। फाइनली नदी कई बार पूछा गया है, तो रावी नदी के किनारे आपका स्थित है हड़प्पा, याद रखना। दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी 1922 में फाइनली इसका उत्खनन होता है। सिंध प्रांत लकराना जिला होता है, ये भी पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। तीसरे की अगर बात करते हैं चनहुदड़ो, चनहुदड़ो एनजी मजूमदार के द्वारा खोजा जाता है। 1931 में इसकी खोज होती है और सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही पाया जाता है। सिंधु नदी के किनारे आपका चनहुदड़ो भी लोकेटेड है, स्थित। कोटदीजी की अगर हम बात करते हैं तो ये फजल अहमद के द्वारा खोजा गया और फाइनली 1955 से 1957 ईस्वी के मध्य जो है इसकी खोज की तिथि बताई जाती है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये भी पाया जाता है और सिंधु नदी के किनारे फाइनली ये लोकेटेड है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे सोतका गेंडोर की बात करते हैं। सोतका गेंडोर आयरल स्टाइन के द्वारा खोजा जाता है मित्रों। ये 1927 में फाइनली खोज होती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले हिस्से में है और दशक नदी के किनारे ये स्थित है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। हालांकि आपके सिलेबस में तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो लिखा है, लेकिन क्वेश्चन चनहुदड़ो से भी पूछ लिया जाता है, कोटदीजी से भी पूछ लिया जाता है, रंगपुर से भी आ जाता है, लोथल से भी आ जाता है, दामाबाद से भी आ जाता है। तो कहीं से भी बन जाए, आपको हर पॉइंट्स आना चाहिए, बस कहने का तात्पर्य ये है। भारत के प्रमुख स्थलों की हम बात करते हैं तो इसमें रंगपुर जैसे माधव स्वरूप वस्त्र ने इसका खोज किया। 1953 में इसकी खुदाई होती है मित्रों। और अहमदाबाद काठियावाड़ा कुला गुजरात में फाइनली पाया जाता है। भादर नदी के किनारे ये लोकेटेड है। ऐसे लोथल की बात कर लेते हैं। रंगनाथ राव जी हैं, 1955 के आसपास इसकी खुदाई होती है और अहमदाबाद गुजरात में फाइनली ये पाया जाता है। और इसका उत्खनन का कार्य भोगवा नदी के किनारे हुआ है, ये बात भी याद रखिएगा। आगे सोतका गेंडोर सुरकोटदा की बात करते हैं मित्रों। जेपी जोशी के द्वारा फाइनली इसका उत्खनन कराया गया। 1964 में फाइनली इसका उत्खनन होता है। कच्छ गुजरात में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे ये लोकेटेड है। धौलावीरा की बात करते हैं मित्रों तो इसके उत्खननकर्ता में रविंद्र सिंह बिष्ट का नाम आता है। उत्खनन का टाइम जो है 1990 से 1991 का है। क्षेत्र जो है कच्छ गुजरात में पाया जाता है और फाइनली जो नदी है वो मनसर मनहर नदी के किनारे धौलावीरा आपका लोकेटेड है, यानी स्थित है। अगला पॉइंट देशलपुर का बात कर रहा है। KV सौदराराजन, ये फाइनली 1963-64 में इसका जो है उत्खनन करते हैं देशलपुर का। कच्छ गुजरात वाले बेल्ट में पाया जाता है और बामूचेला नदी के किनारे फाइनली ये आपका देशलपुर लोकेटेड है। रोपड़ की बात करते हैं मित्रों, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। 1953 से 55 के बीच जो है रोपड़ का उत्खनन होता है और फाइनली पंजाब प्रांत में पाया जाता है। पंजाब भारत वाला हिस्सा है और सतलज नदी के किनारे ये लोकेटेड है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बनवाली या बनावली की बात करें तो बनवाली आपका फाइनली रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उत्खनन कराया गया। 1973-74 में इसका उत्खनन होता है। हिसार हरियाणा में पाया जाता है और जो है रंगोई नदी के किनारे ये आपका लोकेटेड है। ऐसे राखीगढ़ी की बात करते हैं तो सूरजभान फाइनली इसके उत्खनन करता है। 1969 में फाइनली इसका उत्खनन हुआ है और हिसार हरियाणा में पाया जाता है, जबकि ये सरस्वती नदी के किनारे लोकेटेड है। और आगे बढ़े मित्रों तो आलमगीरपुर आता है। यज्ञदत्त शर्मा इसका उत्खनन करता है। 1958 में इसका उत्खनन हुआ। मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंडन नदी के किनारे ये लोकेटेड है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो दायमाबाद आता है। दायमाबाद MN देश पांडे फाइनली 1958-59 में इसका जो है उत्खनन करवाते हैं दायमाबाद का। अहमदनगर महाराष्ट्र में फाइनली स्थित है ये आपका जो है दायमाबाद और गोदावरी प्रवरा नदी के किनारे फाइनली ये लोकेटेड भी है। तो ये सारी बातें आपके कुछ खास प्रमुख स्थल हुए जो पाकिस्तान और भारत के हैं, उनके उत्खननकर्ता, उनके टाइम, उनका जिला और उनका नदी भी आपने देख रखा है। आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है अफगानिस्तान से प्राप्त स्थलों में सुरतको घोई और मुंडी गाग भी शामिल है। तो अफगानिस्तान का ये दो स्थल भी आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर की हम बात करते हैं तो हड़प्पा, जिसे यूरोपिया कहते हैं, पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति माउंटगोमरू पाकिस्तान में है फाइनली, और इसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी भी कहा जाता है। किसे हम सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी कहते हैं? हड़प्पा को कहते हैं, बात याद रखिएगा। आगे बात करें तो हड़प्पा का प्राचीन नाम यूरोपिया, यानी ऋग्वेद में इसका नाम यूरोपिया ही मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा हुआ है, सबसे पुराना वेद होता है। बात समझ में आई। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो उल्लेख है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था
और इस स्थल की खोज जो है 1878 में कर्निंघम महोदय के द्वारा किया गया है। इस टीले का उत्खनन का कार्य 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा करवाया जाता है और हड़प्पा का विभाजन 2 स्तरीय होता है, एक तो पूर्वी नगर टीला, दूसरा पश्चिमी दुर्ग टीला। तो ये आपका पश्चिमी दुर्ग टीला हो गया, ये आपका पूर्वी नगर टीला हो गया। बात समझ में आई। आगे बात करें, हड़प्पा से कुछ खास अवशेष पाए जाते हैं, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे तांबा गलाने का कारखाना हड़प्पा से मिला, बर्तन पर मछुआरों का चित्र हड़प्पा से मिला, 33 फुट चौड़ा मुख्य राजमार्ग हड़प्पा से मिला, तांबे का इक्का हड़प्पा से प्राप्त हुआ, सूती कपड़े का टुकड़ा हड़प्पा से प्राप्त हुआ, पक्षी का पिंजरा हड़प्पा से प्राप्त हुआ, 6 यानी 12 कमरों की पंक्ति में बना अन्नागार जो हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत होती है वो भी आपके हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है, शंख पर बना बैल भी आपके हड़प्पा से मिला है। इसके आगे बात करते हैं तो उर्वरता की देवी जो गर्भ से पौधे को निकलता दर्शाया गया है वो भी आपके हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त 2 धड़ हैं, जैसे पुरुष धड़ और नर्तक धड़, तो ये दोनों धड़ भी आपके हड़प्पा से ही मिले हैं। जैसे लाल पत्थर से बना पुरुष धड़ आपके हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये आपका दृश्य है लाल पत्थर से बना हुआ पुरुष धड़ का। आगे बात करें, पुरुष धड़ और नर्तक धड़ दोनों में डिफरेंसेस बताते हैं। जैसे इसमें आदिनाथ ऋषभदेव है, इसमें नटराज शिव है नर्तक धड़ में। इसका जो माध्यम है ये लाल पत्थर है आपका पुरुष धड़ वाला, इसमें आपका जो है काला स्लेटा पत्थर का उपयोग किया गया नटराज वाले में। माप की अगर बात करते हैं 3.3 से 3.4 है, इसमें 3.7 से 3.8 है। बात करते हैं समय पीरियड की तो ये 2500 ईसा पूर्व है, ये भी आपके 2500 ईसा पूर्व का बताया जा रहा है। इसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ये भी आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही संग्रहित है। तो नृत्य धड़ और पुरुष धड़ दोनों में डिफरेंसेज आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं हड़प्पा से और क्या पाया गया मित्रों, तो हड़प्पा में आपका R37 कब्रिस्तान का भी उल्लेख मिलता है। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश बर्तनों पर लाल धरातल पर काले रंग से चित्रकारी भी मिल जाती है। किस पे? बर्तनों पे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर जो बनता है मित्रों वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही है, जबकि सिंधु सभ्यता में प्रमुख पूर्ण परिपक्व स्थल जो अगर से पूछा जाए तो पूर्ण रूप से जो परिपक्व स्थल हैं वो 6 होते हैं। एक तो मोहनजोदाड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल, चौथा चिन्होदड़ो और 5वां पालीबंगा, आपका 6वां बनवाली भी है। तो ये पूर्ण परिपक्व जो हैं ये 6 होते हैं। आपसे पूछा जाए प्रमुख नगर तो 2 ही आंसर्स आपको लगाना है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, बात याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में पाया जाता है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लखराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर लोकेटेड है यानी स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1922 में यानी 1922 में रखाल दास बनर्जी R.D. बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा की जो दूरी है 483 किलोमीटर है मित्रों, 483 किलोमीटर, काफ़ी दूर है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला या लाशों का ढेर, ये सब नाम खूब मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं मित्रों, ऐसा नाम खूब आता है। अब बार बार आपकी परीक्षाओं में प्राप्त अवशेष ही पूछा जाएगा, तो मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त अवशेष है इसमें अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है, शवाधान का अवशेष है, बृहद स्नानागार है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में मित्रों। अगली बार 2021 वाले पेपर में सीधा पूछा गया था, यही नर्तकी परीक्षा जो है नर्तकी की रचना के लिए बहुत सारे लोग बाहर हो गए थे, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डाटा आपसे 10.5 सेंटीमीटर पूछा गया और 10.5 सेंटीमीटर ना लगा करके बहुत सारे लोग 9.2, कई बार 9.4 आ जाता है, कई बार 9.6 आ जाता है, ये सब लोग आंसर्स लगा जाते हैं। जबकि 10.5 सेंटीमीटर में ये एग्जैक्ट आंसर्स आपका आता है, जबकि इंचेज में 4.10 इंचेज फाइनली इसका राइट आंसर्स होता है NCERT के अकॉर्डिंग, और यही सही जवाब भी है। यह आपकी नर्तकी है, इसकी जो हाइट है आपकी 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है ये आपकी 5 है, इसकी जो मोटाई है मित्रों ये तो ये सब कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, बात याद रखिएगा ये, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसका माध्यम अगर पूछा जाए तो नर्तकी का जो माध्यम है कांस्य माध्यम यानी ब्रॉन्ज माध्यम में है। ढलाई विधि की अगर बात करते हैं मधुचेष्ट विधि में फाइनली ये ढाला गया है। संग्रह की बात करते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। लंबाई की बात करें 10.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करें 5 सेंटीमीटर, मोटाई की बात करें 2.5 सेंटीमीटर। मित्रों इसका मुद्रा किसमें है तो त्रिभंग मुद्रा में फाइनली आपकी नर्तकी पाई जाती है, त्रिभंग मुद्रा। और आगे बढ़ेंगे, एक अन्य दृश्य हम देखेंगे, दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति। दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति, आपको दाढ़ी वाला ये योगी दिखाई दे रहा है, फाइनली दिखाई दे रहा है ना, ये भी आपके मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है, जेड टाइप का हार भी मिला है, हाथी के कपाल भी मिले हैं, घोड़े के दांत व हाथी
के कपाल भी प्राप्त हुए हैं, उसके साथ बंदर की मूर्ति भी मिली है, पशुपति मोहर प्राप्त हुई है, सभा भवन प्राप्त हुआ है, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा भी मिली है, स्वास्तिक चिन्ह युक्त मूर्ति भी प्राप्त हुई है और महाविद्यालय का साक्ष्य भी आपके मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है। बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बृहद स्नानागार की बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो से बड़ा वाला स्नानागार मिला है, उसकी माप 39 × 23 × 8 फीट है मित्रों। अगर मीटर में बात करते हैं तो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और फाइनली गहरा जो है वो 2.43 मीटर गहरा भी है। बृहद स्नानागार, यह स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत माना गया है। मार्शल महोदय ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण माना है। इस स्नानागार के पूर्वी दिशा में कुषाणकालीन स्तूप मिला है मित्रों। नर्तकी की प्रतिमा की हम बात करते हैं तो यह विश्व की सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा हो जाती है, विश्व की सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा होती है। इस मूर्ति में एक नग्न महिला को दर्शाया गया है। इसका बायां हाथ नीचे की तरफ सीधा है, वह चूड़ियों से भरा हुआ है, दाहिने हाथ कमर पर हैं और इसके गाल में एक त्रिफोलिया हार भी दर्शाया गया है, 3 फूलों वाला हार भी दर्शाया गया है। इस मूर्ति की जो लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर है। अगर इंची में बात करते हैं 4.10 इंचेज में है। यह मूर्ति कांस्य माध्यम में मधुचिष्ट विधि से बनाई गई है। तो ये बात आपके मोहनजोदाड़ो से है और नर्तकी की बात हो रही है। पुजारी की प्रतिमा की हम बात करते हैं, दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति। अगर हम पुजारी की बात करें मित्रों तो पुजारी वाली प्रतिमा, इस प्रतिमा को पुजारी की प्रतिमा, त्रिफोलिया शाल वाले योगी की प्रतिमा या दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका माध्यम सफ़ेद बलुआ पत्थर होता है। माप 17.5 सेंटीमीटर है या फिर आप 7 इंच में इसे ले सकते हैं। इसका संग्रह कहाँ पे है तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में फाइनली आपका रखा हुआ है। ये आपका दाढ़ी वाला सुंदर योगी की मूर्ति। और आगे बढ़ते हैं, मातृ देवी की प्रतिमा, मदर गार्डेज की बात करते हैं। मदर गार्डेज आपकी रचना आपके सामने है, मण मूर्तियों में है, फाइनली मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। देख रहे हैं ना आप। इसका माध्यम अगर बात कर लेते हैं मित्रों, टेराकोटा माध्यम में है ये। फाइनली आपके माप की बात करते हैं तो ये 22 सेंटीमीटर यानी 8.8 इंची में है मण मूर्ति, मदर गार्डेज। ठीक है, इसका संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। बात याद रखिएगा। टेराकोटा माध्यम से बनाई गई यह मूर्ति चिकोटी विधि से बनाई गई है और इस मूर्ति के सिर पर पंखेनुमा व कपाटनुमा आकार की टोपी यानी मुकुट भी है। ये बात भी हो रही है। पशुपति मोहर की बात करते हैं, माध्यम स्टेटाइड या सिलखड़ी पत्थर होता है। पलथी मारकर बैठे मनुष्य आकृति में 3 मुख वाले देवता को दर्शाया गया है, पलथी मारकर के बैठे में पशुपति मोहर की। ठीक है, आगे बात करते हैं, पशुपति की इस आकृति में 3 सिंहों वाला मुकुट को दर्शाया गया है। आकृति के दाएं तरफ हाथी व बाघ हैं और बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है। नीचे हिरण को भी अंकित किया गया है। मोहनजोदाड़ो से टिकरे पर नाव को रेखांकन और टेराकोटा बैल की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। हम धौलावीरा की बात करते हैं, गुजरात वाले बेल्ट की, तो धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एक ऐसा मात्र नगर है जिसका विभाजन 3 स्तरीय पद्धति में है, जबकि अन्य नगरों का विभाजन 2 डायमेंशनल में है, 2 स्तरों में हुआ है। इसमें दुर्ग भी है, मध्य भी है और टीला भी है। दुर्ग, मध्य, टीला, ये धौलावीरा की बात हो रही है, गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्तमान में धौलावीरा सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा को 2021 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल कर लिया गया था। इस नगर के किलेबंदी के भी साक्ष्य आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम शहर इसे माना जाता है, सबसे नया वाला शहर भी धौलावीरा ही बताया जाता है। धौलावीरा से जो प्राप्त अवशेष है मित्रों, उसमें बांध मिला है, पालिशदार श्वेत पत्थर मिले हैं, स्टेडियम मिल गया है, तटबंध मिल गया है और 10 बड़े आकार के संकेताक्षर वाले अभिलेख भी आपके प्राप्त हो जाते हैं। और बात करें तांबे की बटन कहाँ से मिला मित्रों, तांबे की बटन कालीबंगा से मिला है। तांबे का बतख कहाँ से मिला, चन्होदरो से मिला। तांबे का हंस कहाँ से मिला, लोथल से मिला। तांबे का बाणाग्र कहाँ से मिला, तो बनावली या फिर बनवाली से मिला है। और तांबे के रथ की बात करते हैं तो दायमाबाद से आपका प्राप्त हुआ है। ये बात भी आप याद रखिएगा, ऐसे साक्ष्य आपके परीक्षा में मिलते हैं। और बात करते हैं चन्होदरो पाकिस्तान वाले की, तो यहाँ से प्राप्त अवशेष हैं। कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र मिल जाता है चन्होदरो से। सौंदर्य प्रसाधन मिल जाता है, अलंकृत हाथी मिल जाता है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिल जाता है, वक्राकार ईंटें मिल जाती हैं, तांबे का बतख मिल जाता है। मनके बनाने का कारखाना भी आपके चन्होदरो से ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी आप याद रखिएगा। और बिना गढ़ वाला अकेला सिंधु नगर कौन सा है मित्रों, तो वो भी आपका चन्होदरो है। ऐसा दृश्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, बात याद रखिएगा।
चन्होद्रो पाकिस्तान वाला। आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा राजस्थान में है मित्रों। प्राप्त अवशेष क्या क्या है? काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, घरों में कुएं का साक्ष्य मिल गया है, तांबे की बटन का साक्ष्य मिल गया है, बेलनाकार मोहरें जिसे हम सिलेंडर सील कहते हैं वो भी मिल गया है, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी आपको देखने को मिल जाते हैं, हवन कुंड का साक्ष्य मिल जाता है, कांसे की सुई मिल गई है, ऊंट की हड्डी मिल गई है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। तो ये भी आपके राजस्थान कालीबंगा से फाइनली प्राप्त हुए हैं। बात याद रखिएगा, तथ्य ही पूछा जाता है फाइनली। अब लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल गुजरात में है मित्रों। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर यानी डॉकयार्ड था। लोथल को सिंधु सभ्यता का मानचेस्टर भी कहा जाता है। लोथल मोहनजोदाड़ो से लगभग 600 मील यानी 960 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्राप्त अवशेष की बात करते हैं। गोदीवाड़ा के साक्ष्य जहाज बनाने के कारखाने आपके लोथल से मिले हैं। तांबे का हंस लोथल से मिला है। तराजू के साक्ष्य और पत्थर के बांट की अगर बात करते हैं लोथल से प्राप्त हुआ है। शतरंज के नमूने की हम बात करते हैं, यह भी आपके लोथल से प्राप्त हुआ है। जहाजों की पेंदी की बात करते हैं लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। अनाज पीसने की चक्की लोथल से मिला है। धान की भूसी लोथल से मिला है। मोती बनाने की भट्टी लोथल से मिला है। 16 के अनुपात में फारस की मोहरें ये भी आपके लोथल से मिली हैं। और युग्म समाधियों की बात होती है तो 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, ये भी आपके लोथल में हुआ है। 17 कब्रें जो है आपके लोथल से ही प्राप्त हुई हैं। मृदभांड पर चित्रित पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी की कथा आपके लोथल से ही मिली है। और नाव व दिशा मापक यंत्र भी आपके लोथल से ही प्राप्त हुआ है। बात याद रखिएगा। बनवाली की बात करते हैं। हरियाणा से क्या मिला? हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है बनवाली। प्राप्त अवशेष की बात करते हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सलखड़ी की मोहरें मिली हैं, हल की आकृति जिसे खिलौना हल कहा जाता है वो मिला है। तांबे का वाणाग्र भी मिल गया है। यहाँ से आपके तांबे का वाणाग्र भी आपके बनवाली से प्राप्त हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, राखीगढ़ी की बात करते हैं। हरियाणा वाला बेल्ट है मित्रों। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है। राखीगढ़ी याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी। वर्तमान में ज्ञात सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी ही हो जाता है। दायमाबाद की बात करते हैं। महाराष्ट्र में है। प्राप्त अवशेष क्या है? तांबे का रथ मिलता है, तांबे की हाथी की मूर्ति मिल जाती है, तांबे के गौणी की मूर्ति भी आपको यहाँ से दायमाबाद से प्राप्त हो जाती है। तो ये बात भी याद रखिएगा। आपके माटाथल की बात करते हैं हरियाणा में, या मीताथल की बात करते हैं हरियाणा में। प्राप्त अवशेष क्या है? शंख की चूड़ियां हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश वाला है। प्राप्त स्थल क्या है? रोटी बेलने की चौकी यहाँ से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के प्रतीक चिन्ह और उसके महत्व की हम बात करते हैं तो मातृ देवी मुख्य इष्ट देवी होती है। पशुपति शिव की बात करें योगीश्वर हैं। कुबड़ वाला बैल की बात करते हैं पवित्र पशु है। कबूतर की बात करते हैं पवित्र पक्षी है। पीपल की बात करते हैं पवित्र वृक्ष है। स्वास्तिक की बात करते हैं आपका सूर्य उपासना का प्रतीक हो जाता है। ताबीज की बात करते हैं प्रजनन शक्ति का प्रतीक हो जाता है। जबकि बकरा की हम बात करते हैं तो बलि का प्रतीक भी बकरा बताया गया है। सिंधुगाड़ी सभ्यता की कुछ खास विशेषताओं की बात करते हैं। सिंधुवासी जौ, गेहूं मुख्य फसल, तिल, मटर, चावल, कपास व्यावसायिक खेतियों के लिए खेती कर लेते थे। सिंधुवासी नारियल, खरबूज, आम, तरबूज आदि फलों का सेवन करते थे, जिसकी जानकारी हमें मृदभांड पर अंकित चित्रों को देख करके हो जाती है, यानी चित्रों से ज्ञात हो जाता है। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी, ये भी बात याद रखिएगा। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से आपके प्राप्त हुए हैं। कपास सिंधुवासी की मुख्य व्यावसायिक फसल भी होती थी। और सिंधु कालीन लोग गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ आदि पशुओं का पालन करते हैं। गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ आदि पशुओं का पालन करते थे। बाघ, हिरन, खरगोश आदि पशुओं से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े का ज्ञान नहीं रखते थे तो घोड़ा से परिचित नहीं थे, ये भी बात याद रखिएगा। सिंधुवासी के लोग सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को कताई, बुनाई व रंगाई का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने तांबा, चांदी, सोना, टिन, कांसा, पीतल, सीसा आदि धातुओं का भी ज्ञान रखा है, ऐसा भी बात आता है। कांसा की अगर बात करते हैं तो 90% इसमें तांबा होता है, 7% टिन होता है, 3% जस्ता मिलकर के आपका कांसा बन जाता है। तो तांबा प्लस टिन प्लस जस्ता इक्वल टू कांसा। सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से कांस्य धातु को अपनाया करते थे, थोड़ा मजबूत होता था। सिंधु सभ्यता के लोग जो है सर्वाधिक ताम्र युग का प्रयोग किए हैं, तांबे का उपयोग ज्यादा मात्रा में किया है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने लौह धातु की जानकारी भी नहीं रखते थे। सिंधु सभ्यता ने मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य का भी अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है, तो मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य भी अधिक मात्रा में मिल जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बर्तनों में धरातल को लाल रंग का लेप लगा करके उसके ऊपर काले रंग की चित्रकारी कर दी जाती है।
सिंधु सभ्यता के बर्तन चाक से बनाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के बर्तन चाक से बनाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने 100 पात्रों पे सर्वाधिक मयूर पक्षी का चित्रण मिल जाता है। 100 का जो पात्र होता है वहां पे मयूर पक्षी ज्यादा अंकित बताई जाती है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है सिंधुवासी सेलखड़ी, तांबा, हाथी दांत, मिट्टी की मोहरों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में लगभग 1200 से 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की तथा वर्गाकार हैं। इन मोहरों की अधिकांश मोटाई जो है वो 1.5 इंची बताई जाती है। कितनी? 1.5 इंची है। इस सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी हमें मोहरों से ही प्राप्त होती है। मोहरों पे सर्वाधिक पीपल वृक्ष का अंकन मिलता है। मोहरों में सर्वाधिक संख्या एक सींग वाले बैल यानी यूनिकॉर्न बैल का है। मोहरों पर सर्वश्रेष्ठ कलाकृति जो है वो कुकुद वाले वृषभ यानी कुबर दाल वाले बैल की बारी आती है। मोहरों की माप की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो 3 माप में मोहरें मिल जाती हैं। 2.8 गुणे 2.8 गुणे 1.5 इंचेज, 2.5 गुणे 2.5 गुणे 1.5 इंची और 2.4 गुणे 2.4 गुणे 1.5 इंची फाइनली इनकी माप होते हैं। और हम अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों में सिंधु सभ्यता से कुल 18 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। टी.एच. गार्डन ने इस सभ्यता में सुमेरियन प्रभाव से युक्त मान लिया है कि ये सुमेरियन प्रभाव से ज़्यादा घुली मिली है। घरों में मिले स्नानागार अर्धवृत्ताकार योजना पर बनाए गए हैं। हड़प्पा से प्राप्त ईंटों का अनुपात 4:2:1 का रहा है मित्रों, 4:2:1 रहा है। सिंधु सभ्यता के मकान ग्रिड पद्धति से बनाए गए हैं। कांच की ओप यानी पालिश चढ़ाने की शुरुआत सिंधु सभ्यता से ही मानी जाती है। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ पंजाब से प्राप्त हुआ है। घोड़े की हड्डियां जो है सुरकोटता से प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मकान निर्माण में एल आकार की ईंट का उपयोग कर लेते थे। भीषण अग्निकांड के साक्ष्य जो है रोजती से प्राप्त होते हैं मित्रों। सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग मालवाड़ राजस्थान से प्राप्त हुआ है। और सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक। आज की जैसी सभ्यता पुरुष सत्तात्मक है, ऐसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला थी वो मात्र सत्तात्मक रही है। माता के नाम से लोग जाने जाते थे। सिंधुवासी पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चन्हुद्रो से प्राप्त होता है मित्रों। धान की भूसी के साथ लोथल और रंगपुर से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है चित्रात्मक है यानी पेक्टोग्राफ्स कहा जाता है, जिसमें कुल 396 चित्र प्राप्त होते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं फिर दूसरी लाइन में बाएं से दाएं लिखी जाती है। वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशाल नगर आपका राखीगढ़ी ही बताया जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से भी परिचित नहीं थे। जैसे वो लोहा से परिचित नहीं थे, जैसे वो आपके घोड़ा से परिचित नहीं थे, ऐसे वो तलवार से भी परिचित नहीं रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम कलाकृति मोहरों पर ही मिली है, याद रखिएगा, मोहरों पे। और सिंधु सभ्यता में चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी बर्तनों पर की गई है और चित्रकारी से प्राप्त भी होती है। सिंधु सभ्यता में पकाई मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी विधि में हुआ है। तांबे से बने 424 यंत्रों की ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से फाइनली प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ यानी सेलखड़ी माध्यम में है और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में आपका सुरक्षित भी बताया जाता है। एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र भी आपके हड़प्पा से प्राप्त हो गया है। विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदाड़ो को माना जाता है। पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। बनवाली के मकानों में अग्निवेदियां भी प्राप्त हुई हैं, अग्निवेदियों का साक्ष्य भी मिला है। कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भवन प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भवन के फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी किया गया है। वर्ष 2016 की सिंधु सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदाड़ो के निर्देशक जो है वो आशुतोष गोवारिकर जी रहे हैं। आशुतोष गोवारिकर जी रहे हैं। आगे बढ़ें तो सिंधु सभ्यता के समकालीन पूर्व की और सभ्यताएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे हम बात करें तो क्वेटा सभ्यता 3500 से 1800 ईसा पूर्व है। इस सभ्यता की खोज जो है अयूरेल स्टिन ने की है। यहाँ से पकाई हुई मिट्टी के सिर और बर्तन प्राप्त हो जाते हैं क्वेटा सभ्यता से। झोब सभ्यता की हम बात कर लेते हैं। झोब सभ्यता के प्रमाण जो है बलूचिस्तान में झोब नदी की घाटियों में मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कुबरदार सांडों की मूर्तियाँ प्रमुख रूप से बताई जाती हैं।
झोप की कुबड़दाड़ मूर्तियां ज़्यादा फेमस हैं। कुल्ही में ही सभ्यता की बात करते हैं, समय इसका 2800 से 2000 ईसा पूर्व है। और झोकर झाकर सभ्यता की बात करते हैं, 1500 ईसा पूर्व का समय बताया जाता है। झोकर झाकर सभ्यता की खोज 1932 ईस्वी में NG मजुमदार ने किया था। यहाँ से भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन तथा मिट्टी की पकाई अनेक मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। क्वेटा, झोप, कुल्ही में ही तथा झोकर झाकर सभ्यता के जो स्थल हैं वर्तमान में पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से इतना दृश्य आपके लिए पर्याप्त है, जिसमें आपके मोहरे घूम घुमा के पूछ ली जाती हैं, या कभी कभी जड़हार पूछ लिया जाता है, कभी कोई अवशेष पूछ लिया जाता है, या कभी कोई नदी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है आप कोई भी पॉइंट लगभग नहीं बचा सिंधु घाटी सभ्यता की कला से। राजा राज सिंह कितने ग्रंथों की रचना किए हैं? आपसे पूछ रहा है राजा राज सिंह कितना ग्रंथ लिखे हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शंस में 20 का है, 33 का है, 22 का है और 43 का ऑप्शन दिया गया। राजा राज सिंह कितना ग्रंथ लिखे हैं मित्रों, आपको ये बताना है। जब राज सिंह के बारे में आप देखेंगे तो 33 ग्रंथों का ये लेखन कर चुके हैं। सही जवाब 33 ग्रंथ के साथ जाएगा। 33 इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम चलें, अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर है। आपसे कह रहा बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है? बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है? नाम जरीना का है, साइफा का है, रुकैम का है और नागर का नाम दे दिया गया। अगर हमें बनी ठनी रचना की ही बात करनी है तो इसका जो वास्तविक नाम बनता है मित्रों, ये वास्तविक नाम जरीना है, जरीना। और याद रखिएगा बनी ठनी को राधा का प्रतिरूप भी बताया जाता है, तो ये राधा का प्रतिरूप भी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। सामंत सिंह के चित्रित ग्रंथों की संख्या कितनी है? सामंत सिंह ने फाइनली कितने चित्रों की रचना की, कहने का तात्पर्य है 80, 90, 75 या फिर 65। सामंत सिंह ने कितने चित्रित ग्रंथों की रचना की है मित्रों, इनकी संख्या आपको बतानी है। जब संख्या की बात आती है 75 के साथ आंसर बनता है। 75 ग्रंथों की रचना फिलहाल ये की है। सही जवाब बी के साथ बन जाएगा। और आगे हम चलें तो अपना अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है? कबूतर उड़ा रही हैं स्त्रियां, ऐसा जो दृश्य मिलता है क्या कोटा शैली का है, मारवाड़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का है या फिर बीकानेर शैली का है? अगर हमें कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों की ही बात करनी है तो ये रचना फाइनली मारवाड़ शैली की है, याद रखिएगा। तो ये मारवाड़ का चित्र है। सही जवाब मारवाड़ देना होगा, सी के साथ अपना राइट आंसर बनाना होगा। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 5 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है बीकानेर राज्य की स्थापना 1488 ईस्वी में किसने किया? नाम करण सिंह का है, अनूप सिंह का है, राय सिंह का है और बीका जी का नाम दिया गया। 1488 में एक नगर बसता है, नाम बीकानेर होता है, राजस्थान राज्य में बसता है। और फाइनली इसके जो संस्थापक होते हैं उनका नाम राव वीका जी होता है, राव वीका जी। तो सही जवाब डी के साथ आपको यहाँ बनाना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 6 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है रुकनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? नाम बीकानेर शैली के हैं, कोटा शैली के हैं, बूंदी शैली के हैं या फिर मारवाड़ शैली के हैं? रुकनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं, आपसे पूछ रहा है। जब शैली की बात आती है मित्रों, ये बीकानेर शैली के एक अच्छे चित्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर बीकानेर देना होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आता है। रावत माधव दास का चित्र किसने बनाया था? नाम कांवला का है, नानाराम का है, बैजनाथ का है और भगता का नाम दिया गया। रावत माधव दास का जो चित्र है ये किसने बनाया था मित्रों? राघव माधव दास का जो रावत माधव दास का जो चित्र है मित्रों ये बनाया गया कमला के द्वारा। तो सही जवाब कमला बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन अपना 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। आपसे कह रहा है लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है? नाम जसराज का है, रत्नागिरी का है, जयदेव का है, मुल्ला दाऊद का नाम दिया गया। लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है? तो लौर चंदा रागमाला को जो लेखक बनते हैं मित्रों ये मुल्ला दाऊद बनते हैं। कौन बनता है? मुल्ला दाऊद। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। राजपूत पेंटिंग 1916 में किसने लिखा था? नाम आनंद गणेश कुमार स्वामी का है, मनोहर का है, शहाबुद्दीन का है और मंडन मिश्र का नाम दिया गया। राजपूत पेंटिंग 1916 किसने लिखा मित्रों? तो राजपूत पेंटिंग 1916 की रचना की बात आती है तो सही जवाब आनंद गणेश कुमार स्वामी बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लग जाता है।
ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना 10 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया था? मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण की बात आती है मित्रों, निसारदीन ने किया, मनोहर ने किया, शहाबुद्दीन ने किया या फिर आनंद गणेश कुमार स्वामी ने किया है। मेवाड़ शैली की बात आती है, रामायण के चित्रण की बात आती है मित्रों, तो इसका चित्रण फाइनली रामायण को दर्शाने का काम मनोहर कर रहा है। सही जवाब मनोहर बनेगा। सी के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर हमें लगाना है। अपना अगला क्वेश्चन देखना है मित्रों। अगले क्वेश्चन की अगर बारी आती है तो आपसे कह रहा है, बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? नाम राजा राव देव सिंह का है, अजयपाल सिंह का है, सूरज सिंह का है और नाम उम्मीद सिंह का दिया गया। बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसने किया? बूंदी राज्य की अगर बात आती है मित्रों, राजा राव देव सिंह सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 2 नंबर आता है। आपसे कह रहा है, मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? मयूर सिंहासन का वास्तुकार नीम मीर हासिम का दिया गया, होनहार का दिया गया, बेबादल खां का दिया गया और मोहम्मद का नाम दिया गया। मयूर सिंहासन का वास्तुकार आपसे पूछा गया है। जब मयूर सिंहासन की बात करते हैं तो बेबादल खां सही जवाब बनता है। बेबादल खां, बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ रहा है। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर की क्षति पहुंचाया था। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर को क्षति पहुंचाया था। शाहजहां ने पहुंचाया, औरंगजेब ने पहुंचाया, बाबर ने पहुंचाया या फिर जहांगीर ने पहुंचाया है। आपको बताना है कौन ज्यादा क्षति पहुंचाता है। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर को क्षति पहुंचाने वाला औरंगजेब रहा है, तो आपको राइट आंसर औरंगजेब के साथ देना होगा। मुगल बादशाह औरंगजेब सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। और आगे चलें, 4 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है, तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं? तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए? 120 चित्र, 103 चित्र, 130 चित्र, 144 चित्र। तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए मित्रों? जब तूतीनामा में चित्रों के बनाने की संख्या की बात आती है मित्रों, तो सही जवाब 103 बनता है। राइट आंसर आपका 103 चित्र बन जाता है। तो सी इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे लगाना पड़ता है। और आगे चलें, 5 नंबर प्रश्न आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है, बाकायत बाबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख है? नाम 22 चित्रकार, 25 चित्रकार, 24 चित्रकार, 17 चित्रकार। बाकायत बाबरी की बात आती है, कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है मित्रों? तो यहाँ पे 22 चित्रकारों का उल्लेख है। सही जवाब 22 के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चलेंगे, 6 नंबर प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहा है मित्रों, इस्लाम, यहूदी, ईसाई तीनों धर्मों का पवित्र नगर कौन सा है? इस्लाम भी, यहूदी भी और ईसाइयों का, इन तीनों का जो पवित्र धर्म है मित्रों, वो पवित्र स्थल है, नगर है, दिल्ली है, अमृतसर है, यरूशलेम है या फिर जौनपुर है। आपको बताना है इसमें से इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, ये तीनों का बहुत पवित्र स्थल है, वो आपका यरूशलेम है। सही जवाब जो है वी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में अंकित है? 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया। अजंता में है, एलोरा में है, बाघ में है या फिर सतनवासल में है। आपको बताना कहां पे दर्शाया गया मित्रों। जब दर्शाने की बात आती है तो जैन शुद्धों के निवास स्थल में फाइनली मिलता है, यानी सही जवाब शेतनवासल बनता है। तो डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर अपना बनाना है। डी इज द राइट आंसर बनाओ। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। धीमान और वित्तपाल किस शैली के संस्थापक हैं? नाम पाल शैली का है, नाग शैली का है, जैन शैली का है और अजमेर शैली का नाम दिया गया। धीमान और वित्तपाल किस शैली के संस्थापक बनते हैं? जब धीमान और वित्तपाल की बात आती है मित्रों, सही जवाब पाल शैली के संस्थापक हो जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ जाता है। और आगे चलते हैं। अपना 9 नंबर प्रश्न आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग किस कलाकार ने किया था? नाम के हब्बार का है, यामिनी रंजन राय का है, एम.एफ. हुसैन का है, अमृता सरगल का नाम दिया गया। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग जो है किस कलाकार ने किया है? जब नाइफ पेंटिंग की बात आती है मित्रों, तो ज्यादा प्रयोग फाइनली मकबूल फिदा हुसैन ने किया है। हम राइट आंसर बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे बना पाते हैं। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन से 10 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 10 की बारी है मित्रों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत माता का चित्र किसने बनाया था? बंगाल विभाजन के टाइम पे भारत माता रचना किसने बनाई? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाई, पीटी रेड्डी ने बनाई, रंगास्वामी ने बनाई या फिर कृष्ण खन्ना ने बनाई है। भारत माता चित्र की बात आती है 1905 में फाइनली बनाई जाती है और ऐसी रचना फाइनली बंगाल शैली के प्रणेता बनाते हैं। नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर होता है। तो हमें राइट आंसर यहाँ पे अवनी बाबू के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना होगा। और आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 3 स्त्रियां या फिर अग्निपक्षी या फिर वसंत पूजा, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र है मित्रों, किसने बनाए? नाम पाब्लो पिकासो का है, जॉर्ज ब्रॉक का है,
ओल्गा का है और एडवर्ड मुंक का नाम दे दिया गया। 3 स्त्रियों की बात हो रही है, अग्निपक्षी की बात हो रही है, वसंत पूजा की बात हो रही है। इन सारी रचनाओं की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये बढ़िया रचना है, पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। और आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न आता है आपसे कह रहा है ईशा का अंतिम भोज। ईशा का अंतिम भोज है या फिर सड़ती लाश है, ये सब बहुत अच्छी रचना है, प्रमुख रचना है, किसने बनाया? नाम जॉन मीरो का दिया गया, सल्वाडोर डाली का दिया गया, आंद्रे वेत्रे का दिया गया और मार्गन रसेल का नाम दे दिया गया। ईशा का अंतिम भोज है या फिर सड़ती लाश है, ये अच्छी रचनाएं हैं, बढ़िया रचनाएं हैं। और इन रचना की अगर बात आती है तो सल्वाडोर डाली सही जवाब बन जाता है। सी के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पे लग जाता है। सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। कह रहा है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाम तंजौर का है, प्रयागराज का है, वाराणसी का है और उदयपुर का नाम दिया गया। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर है मित्रों, मुख्यालय है, वो आपके प्रयाग शहर में है, तो सही जवाब प्रयागराज बनेगा, सी के साथ बनेगा। आजकल तो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, आप जानते हैं 45 करोड़ लोगों का जो है स्नान वहां पे होना है। सही जवाब 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया मित्रों घोड़े का चित्र महाभारत, मदर टेरेसा आदि चित्र श्रृंखलाएं किसके द्वारा बनाई गई हैं? महाभारत श्रृंखला की बात हो, मदर टेरेसा की बात हो या फिर घोड़े के चित्र की बात हो, ये सब श्रृंखलाएं हैं मित्रों, चित्र श्रृंखलाएं, इसमें कई चित्र एक साथ हैं। तो ये अवनी बाबू ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया, मास्टर मोशाई ने बनाया या फिर मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, ये आपको बताना है कौन बनाता है। घोड़े के चित्र की बात हो, महाभारत की बात हो, मदर टेरेसा की बात हो, रचनाएं अच्छी हैं और रचनाकार जो बनेंगे वो मकबूल फिदा हुसैन बनेंगे, जो भारत के विवादित कलाकारों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल बनाना है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे पूछा गया विवस्त्र स्त्री, सूर्य का रथ, ताश के खेल आदि प्रमुख चित्र किसके द्वारा बनाए गए? नाम जॉर्ज ब्रॉक का है, एडवर्ड मुंक का है, पिकासो का है और फर्नाल एनजे का नाम दिया गया। विवस्त स्त्री की बात हो रही है, सूर्य के रथ की बात हो रही है, ताश का खेल की बात हो रही है। बढ़िया रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं, ये सब प्रमुख चित्र हैं, जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा बनाए गए हैं। तो राइट आंसर जॉर्ज ब्रॉक बना लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना लगा लो। और आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है बलबीर सिंह कट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? नाम पंजाब का है, रावलपिंडी का है, हरियाणा का है, बंगाल का नाम दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट का जो जन्म है कहाँ पे हुआ था मित्रों? जब कट्ट साहब के जन्म की बात आती है रावलपिंडी आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाता है। तो सही जवाब हम सी के साथ लगा लेते हैं। और आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? कृष्णा रेड्डी ने किया, सतीश गुजराल ने किया, तैयब मेहता ने किया, या फिर ए रामाचंद्रन नैयर के द्वारा किया गया। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन फाइनली किसके द्वारा तैयार किया गया मित्रों? तो टिकट का डिजाइन मेंटेन करने का काम जो है ए रामाचंद्रन नायर का रहा है। तो राइट आंसर आपको यहां पर डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना पड़ जाएगा। और आगे चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। काला चांद, मोहनजोदड़ो, जश्न आजादी, मैक्सिकन नारी, शक्ति व गणेश आदमी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम लक्ष्मण पै का है, विमान सुंदरम का है, सुरेंद्र शर्मा का है, सतीश चंद्र गुजराल का नाम दिया गया। काला चांद है, मोहनजोदड़ो है, जश्न आजादी है, मैक्सिकन नारी है, शक्ति व गणेश है, आदमी जैसा प्रमुख चित्र मित्रों किसके द्वारा बनाया गया? तो ये सारी रचनाएं जब काउंट होती हैं तो फाइनली सतीश चंद्र गुजराल के साथ बनता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर अपना बनाते हैं। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 9 की बारी है। कह रहा अजिष्ठा गुफा, जिसे अजंता कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसका आकार अर्धचंद्राकार है और किस पहाड़ी पर जो है स्थित है? आपको पहाड़ी के बारे में बताना है, कौन सी पहाड़ी पे अजंता पाई जाती है। नाम सतपुड़ा की पहाड़ी है, बिंद की पहाड़ी है, रायसेन की पहाड़ी है या फिर इनमें से कोई नहीं भी विकल्प दिया गया। मित्रों जब अजंता की बात आती है तो अजंता फाइनली किस पहाड़ी पर लोकेटेड है? वो आपके सतपुड़ा की पहाड़ी पर पाई जाती है। तो सही जवाब सतपुड़ा की पहाड़ी लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बनाओ। और आगे चलें, 10 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया आपसे पंचमढ़ी की खोज 1925 में किसके द्वारा किया गया था? नाम जीआर हंटर का है, सीएल कार्लाइल का है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का है और बाउंड्री का भी नाम दे दिया गया। पंचमढ़ी की खोज की बात हो रही है मित्रों, खोज की अगर बात आती है जीआर हंटर सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ रहा है। तो ए के साथ आप यहाँ पे अपना सही जवाब लगाओ मित्रों। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, प्यारा क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? मनुष्य अपने भाव को फाइनली कला के द्वारा व्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है, यह कथन किसका है? नाम रस्किन का है, हार्वर्ड रीड का है, क्रोंचे का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। सही जवाब रस्किन महोदय के साथ जा रहा है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ रहा है।
और आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न आता है, संथाल स्त्रियां तथा माँ और शिशु किसकी रचनाएं हैं मित्रों? रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं, नंदलाल बोस की हैं, यामिनी रंजन राय की हैं या फिर के हेब्बार की हैं। संथाल स्त्री की बात हो रही है, माँ और शिशु की बात हो रही है, किसकी रचना है मित्रों? तो संथाल स्त्री और माँ और बच्चे की अगर बात आती है, रचना यामिनी रंजन राय की है। हम सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर अपना बनाएंगे। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 3 की बारी है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तीय चित्र है मध्ययुगीन संत। मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया? आपको बताना है। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तीय रचना मध्ययुगीन संत को किसके द्वारा चित्रित किया गया? मध्ययुगीन संत की अगर बात आती है मित्रों, रचना विनोद बिहारी मुखर्जी की है, तो हम राइट आंसर विनोद बिहारी मुखर्जी देंगे, सी के साथ आपका राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलेंगे, 4 नंबर प्रश्न आएगा, पूछा गया ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? नाम राजेंद्रनाथ का दिया गया, अवनींद्रनाथ का दिया गया, नंदलाल बोस का दिया गया और अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का नाम दे दिया गया। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है मित्रों, ऐसा जो कथन दिया जाता है ये अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल के द्वारा दिया जाता है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाए, 5 नंबर प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 5 की बारी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछ रहा है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला और बोधि वृक्ष किस महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मित्रों? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जैसी पुस्तक और बोधि वृक्ष जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिख दी है, नित्यानंद महापात्रा ने लिख दी है, ब्रजमोहन नाथ ने लिख दी है या फिर विश्वनाथ मुखर्जी ने लिख दी है। मित्रों प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की बात हो, बोधि वृक्ष की बात हो, बढ़िया पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, लिखने का काम डॉक्टर जगदीश गुप्त का है। राइट आंसर जगदीश गुप्त देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। और आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6 की बात है, ग्राम्य जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज, बनारस, बिजूका, स्कूल डेज आदि महत्वपूर्ण चित्र किस चित्रकार के हैं? नाम जयकृष्ण अग्रवाल का है, द्वारिका प्रसाद धूलिया का है, अवधेश मिश्र का है, ब्रजमोहन नाथ का नाम दिया गया। ग्राम्य जीवन है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, बनारस है, बिजूका है, स्कूल डेज है, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों, अच्छे चित्र हैं। फाइनली किसके द्वारा मेंटेन किए गए? तो ये अवधेश मिश्रा के द्वारा बनाए गए, लखनऊ के एक अच्छे कलाकार जिनका जन्म स्थान अयोध्या है। वर्तमान में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में फाइनली ये कार्यरत हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाएगा, 7 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है स्याह कोष्ठक का राजा, स्याह कोष्ठक का राजा यानी किंग ऑफ द डार्क चैम्बर भित्तीय चित्र के चित्रकार कौन है मित्रों? नाम के जी सुब्रमण्यम का दिया गया, ए रामाचंद्रन का दिया गया, तैयब मेहता का दिया गया और एन एस शिवेंद्रे का नाम दिया गया। शाह कलम की बात हो रही है, स्याह कोष्ठक के राजा किंग ऑफ द डार्क चैम्बर की बात आती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है, के जी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ आपको देना है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना है। और आगे चलें, 8 नंबर प्रश्न आता है, अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। नाम भूपेन खक्कर का है, समीर मंडल का है, सुधीर पटवर्धन का है, अमृता शेरगल का नाम दिया गया। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन होते हैं मित्रों? तो वो जाना माना नाम फाइनली भूपेन खक्कर का है, खक्करदा के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। 9 नंबर प्रश्न पे चला जाए, श्वान यानी कुत्ता, कुत्तों का चितेरा कौन सा है मित्रों? आपको बताना है श्वान का चितेरा कौन सा है। नाम भूरी सिंह शेखावत का है, मंजीत बाबा का है, परमानंद चुएल का है, जगमोहन मथेडिया का नाम दे दिया गया। श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है मित्रों? श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है? कुत्तों की चितेरा का नाम से जो जाना जाता है मित्रों, जगमोहन मथेडिया। तो सही जवाब जगमोहन मथेडिया है, डी के साथ अपना राइट आंसर बन रहा है। और आगे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया सूर्योदय का प्रभाव, कुमुदनी का फूल, चिनार का वृक्ष, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, किसकी हैं? एडगार मोने की हैं, क्लॉद मोने की हैं, दोमिये की हैं या फिर पॉल सेजान की हैं। आपको बताना है मित्रों, सूर्योदय का प्रभाव है, कुमुदनी का फूल है, चिनार वृक्ष है, ये सब बढ़िया रचना, अच्छी रचना है। और माने मोने में अंतर आता है, क्लॉद मोने से जवाब है, सी के साथ आंसर्स लगा लो। अपना अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है रंगों का सम्राट यानी मास्टर ऑफ कलर्स। मास्टर ऑफ कलर्स किसे कहा जाता है मित्रों? रंगों का सम्राट आप किसे कह देते हैं? तो मास्टर ऑफ कलर्स अब्दुल रहमान चुगतई हैं, शोभा सिंह है, महफूज हुसैन है, बद्रीनाथ आर्या का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया रंगों का सम्राट, तो मित्रों ए आर चुगतई से जवाब होता है, अब्दुल रहमान चौगुदई इज द राइट आंसर आपको बनाना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? भारत का माइकल एंजेलो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, डीपी राय चौधरी हैं, जगमोहन मथेडिया हैं या फिर राजा रवि वर्मा है। भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? भारत के माइकल एंजेलो की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी फाइनली इसके लिए उपयुक्त विकल्प हैं। तो राइट आंसर डीपी राय चौधरी बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा,
आपसे पूछ रहा है सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए। सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए। नाम भीमबेटका का है, रायगढ़ का है, पंचमढ़ी का है और बांदा का नाम दिया गया। सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए मित्रों, तो सशस्त्र युद्ध का जो दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य फाइनली कहां से मिल जाता है, वो पंचमढ़ी से मिल जाता है। तो हम राइट आंसर पंचमढ़ी देंगे, बी के साथ अपना राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। नाम स्टेला कैम्ब्रिज का है, नाम सोमेश्वर का है, यशोधर पंडित का है और श्री कुमार का नाम दिया गया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन करता है मित्रों। जब अनुवाद की बात आती है स्टेला कैम्ब्रिज आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। हम सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे, इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया जहांगीर ने अबुल हसन को कौन सी उपाधि से नवाजा। नाम नादिर उज जमा का है, नाम अनवर ए शुलेही का है, नादिर का नाम है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अबुल हसन को फाइनली जहांगीर कौन सी उपाधि देता है आपको ये बताना है। नादिर उज जमा सही जवाब बनता है। सही जवाब नादिर उज जमा बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। नादिरा बानो और रुकैम बानो किसकी कालीन महिला चित्रकार थी। नाम अकबर का है, जहांगीर का है, बाबर का है और हुमायूं का नाम दिया गया। नादिरा बानो, रुकैम बानो, शाइफा बानो ये सब नाम अगर पूछा जाता है मित्रों तो याद रखिएगा जिसका काल चित्रकला के शीर्ष काल के रूप में जाना जाता है उसके काल की चित्रें हैं। सही जवाब जहांगीर बन जाएगा। राइट आंसर सी के साथ आपका लग जाएगा। और आगे चला जाता है, 7 नंबर प्रश्न आता है दमयंती। दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया है। नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, अवनी बाबू का है, के.एस. कुलकर्णी का है और राजा रवि वर्मा का नाम दिया गया। दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया है। दमयंती की बात आती है मित्रों, बनाने का जो काम रहेगा राजा रवि वर्मा का रहेगा। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर लेकर के आते हैं। वह पत्रिका जो ललित कला अकेदमी का प्रकाशन है। नाम समकालीन भारत का है, ज्ञान चंद्रा का है, समकालीन कला का है और वीएफए का नाम दे दिया गया। वह पत्रिका जो ललित कला अकेदमी का प्रकाशन होता है मित्रों उस पत्रिका को हम समकालीन कला के नाम से जानते हैं। राइट आंसर अपना समकालीन कला बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया शिव का विश्वान नामक चित्र जो है किसने बनाया। नाम नंदलाल बोस का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है और अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम दिया गया। शिव के विश्वान की बात आती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है शिव का विश्वान और फाइनली मास्टर मोशाई के द्वारा बनाया गया, यानी नंदलाल बोस सही जवाब बनते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। ए के साथ हम अपना सही जवाब लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया संत चित्रकार। संत चित्रकार किसे कहा जाता था। नाम रामकिंकर बैज का है, रथिन मित्रा का है, नंदलाल बोस का है, छतिननाथ मजूमदार का नाम दिया गया। संत चित्रकार के रूप में आपसे पूछ लिया गया मित्रों, संत चित्रकार उसी को कहा जाता है जो छतिननाथ मजूमदार के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर छतिन बाबू बनेंगे। डी के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। तो मित्रों डी इज द राइट आंसर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला किसकी रचना है। नाम बद्रीनाथ हर्या का है, मनीषी डे का है, द्वारिका प्रसाद शर्मा का है और जाज कीट का नाम दिया गया। भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला आपसे अगर पूछा जा रहा है भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला कौन बनाया तो आप कहते हो तुरंत मनीषी डे। सही जवाब मनीषी डे ही है। ऐसे ही मान लो आपसे पूछ ले भरत मुनि ने जो रस दिए 8 रस दिए थे ना भरत मुनि ने, तो उनके अस्थाई भाव पूछ लेता है। जैसे रति का अस्थाई भाव क्या है, रति अस्थाई भाव किसका है तो श्रृंगार का हो जाता है। उत्साह किसका होता है तो आप कहते हो वीर रस का है। ऐसे विस्मय की बात आती है तो अद्भुत रस का फाइनली अस्थाई भाव बनता है मित्रों। ठीक है, याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर प्रश्न है आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 2। होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद समरकंदी किसके दरबार के चित्रकार थे। नाम शाहजहां का है, हुमायूं का है, अकबर का है और बाबर का नाम दिया गया। होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद समरकंदी ये सब किसके दरबार के चित्रकार रहे हैं आपको ये बताना था मित्रों। याद रखना ये वहीं के चित्रकार हैं जिसका काल चित्रकला में हास्य के रूप में आ गया था, हाशिए पे आ गया था और फाइनली स्थापत्य कला में शीर्ष पे था, यानी शाहजहां। तो सही जवाब शाहजहां लगा लो। खुर्रम वास्तविक नाम इनका होता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा। आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया संगीत परिजात। संगीत परिजात के रचनाकार हैं। नाम सोमनाथ का है, होबल का है, फकीर उल्लाह का है और राजा भोज का नाम दिया गया। संगीत परिजात की बात होती है, इसके रचनाकार के रूप में आपसे नाम पूछा गया। जब संगीत परिजात की बात करते हैं मित्रों तो संगीत परिजात जिसकी रचना है वो नाम होबल है, होबल। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न आएगा। आपसे पूछा गया बंगाल कला शैली जानी जाती है वाश टेक्निक से, दोनों से, पेस्टल से या फिर फ्रेस्को से।
बंगाल कला शैली जो है ये जानी जाती है। तो बंगाल कला शैली किस रूप में जानी जाती है मित्रों? वास टेक्निक के रूप में जानी जाती है, वास विधा के रूप में जानी जाती है। और आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नटीर पूजा गंगावतरण चित्र श्रृंखला किसकी है? नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का है, मनीषी डे का है, राम रविंद्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। नटीर पूजा की बात हो रही है, गंगा अवतरण की बात हो रही है, ये चित्र श्रृंखलाएं फाइनली किसकी हैं आपको बताना है। राइट आंसर नंदलाल बसु बनेगा, तो हमें सही जवाब यहाँ नंदलाल बसु के साथ ही देना है। डी इज द राइट आंसर अपना बना लेना है। और आगे चलें, 6 नंबर प्रश्न आता है मित्रों, प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहे कौशल्या से आज्ञा लेते राम, उसके साथ बनवासी यक्ष, ये सब बढ़िया चित्र हैं, अच्छे चित्र हैं, किसने बनाए हैं? नाम के वेंकटप्पा का है, शैलेंद्रनाथ डे का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है और ईबी हेवल का नाम दिया गया। कौशल्या से आज्ञा लेते राम और वनवासी यक्ष जैसी बढ़िया रचना पूछा गया किसके द्वारा बनाई गई है? तो मित्रों जिसे हम संत चित्रकार कहते हैं उसी ने बनाई, यानी शैलेंद्रनाथ डे ने बनाई है। तो राइट आंसर शैलेंद्रनाथ डे बनता है, सी के साथ अपना सही जवाब लग जाता है। और आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया आपसे भारत भवन की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? नाम चार्ल्स कोरिया का है, ब्रजेंद्र सिंह का है, सुधाकर शर्मा है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। भारत भवन की डिजाइन आपसे पूछा गया, भारत भवन भोपाल में स्थित है, ये बात याद रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और इसके डिजाइन की अगर बात आती है मित्रों, चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया। सही जवाब आपको चार्ल्स कोरिया देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। और आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है चित्रकुशी आर्ट गैलरी स्थित है, चित्रकुशी आर्ट गैलरी, नाम कानपुर का है, जम्मू का है, आगरा का है, वाराणसी का नाम दिया गया है। चित्रकुशी आर्ट गैलरी लोकेटेड है, चित्रकुशी आर्ट गैलरी की अगर बात आती है ये कानपुर में लोकेटेड है, सही जवाब कानपुर बन जाएगा। और आगे चला जाए, 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण, इसको चित्रित किया गया था रवि वर्मा के द्वारा, निहाल चंद के द्वारा, नैनसुख के द्वारा या फिर मनोहर के द्वारा। एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण, ये चित्रित किया गया मित्रों, किसके द्वारा चित्रित किया गया? ये निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया है। तो सही जवाब निहाल चंद बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। पूछा गया अजंता म्यूरलिस्ट, अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं, केसीएस मनिक्कर का नाम है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम है, अजीत घोष हैं और के आचारा का नाम भी दे दिया गया। अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के बारे में पूछा गया मित्रों, रचना बहुत अच्छी है, पुस्तक बढ़िया है, अजीत घोष के द्वारा लिखी गई है। तो आपको जो यहाँ सही जवाब देना होगा वो बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर फिलहाल देना होगा। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन आएगा अपना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया। अब कुल स्थलों की संख्या हुई है 45 हुई है, 48 हुई है, 47 हुई या फिर 49 हुई। मित्रों कुल स्थलों की संख्या जो अब हो गई है वो 48 हो गई है, सही जवाब 48 के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा मूल रंग होते हैं, नीला लाल पीला होते हैं, हरा बैगनी नारंगी होते हैं, नारंगी लाल पीला होते हैं या फिर भूरा लाल नीला होते हैं। मूल रंग की बात आती है मित्रों, मूल रंग आपको बताना है। तो नारंगी और भूरा हो नहीं सकता, इसलिए जो सही विकल्प बैठेगा वो क्या बैठेगा मित्रों? फर्स्ट आंसर, लाल नीला पीला, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना है, ए के साथ अपना सही जवाब बना लीजिएगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया मध्यकालीन पाषाण, मध्य का पाषाणकालीन पुरास्थल लांघनाज जो गुजरात में है, इसमें मानव के कितने कंकाल मिले हैं? लांघनाज से फाइनली मानव का कितना कंकाल प्राप्त हुआ ये पूछा गया। नाम 12 का है, 18 का है, 14 का है और 22 का नाम दिया गया। लांघनाज में मानव के कितने कंकाल मिले हैं मित्रों? लांघनाज की अगर बात आती है तो सही जवाब जो बनता है वो 14 कंकाल प्राप्त हुए हैं, बी के साथ अपना सही जवाब बन जाता है, बी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। और आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वास्तिक पूजा मित्रों आप जानते हैं स्वास्तिक इस टाइप से बनता है, और स्वास्तिक पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस में दिया गया पंचमढ़ी का, होशंगाबाद का, भीमबेटका का, आदमगढ़ का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया स्वास्तिक पूजा का जो बढ़िया वाला श्रेष्ठ वाला चित्र है कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप भी राइट आंसर पंचमढ़ी में लगाते हो मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाते हो, ए के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे करा पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची
गन मेटल की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? नाम दिल्ली का है, राजस्थान का है, कानपुर का है, पुणे महाराष्ट्र का नाम दिया गया। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की फाइनली मूर्ति जो है इसका अनावरण कहाँ किया आपसे पूछा गया। मोदी जी ने किया है, पुणे महाराष्ट्र में किया है। सही जवाब जो है वो डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर लगाना है। और आगे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न आ जाता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो शयन मुद्रा में है 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी है, जिसके मूर्तिकार जो है मिंटू पाल है, कहाँ बन रही है? नाम बोधगया का है, सारनाथ का है, श्रावस्ती का है और दिल्ली का नाम दिया गया। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है, शयन मुद्रा में है, 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी। आपको बताना है कहाँ बन रही है। राइट आंसर आपका गया का बोधगया बनेगा। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना। आगे चला जाएगा, 7 नंबर प्रश्न आता है। पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला? नाम प्रभा अत्रे का है, मंजू का है, राशिद खन्ना का है और विक्टर बनर्जी का नाम दे दिया गया। पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे दिया गया? कला के क्षेत्र में जिसे पुरस्कार दिया गया मित्रों, उसका जो नाम होता है वो प्रभा अन्य होता है, प्रभा अत्रे। सही जवाब प्रभा अत्रे लगाओ। फर्स्ट के साथ आप सही जवाब बनाओ। 8 नंबर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। सिगरिया गुफा में कुल कितने गुफाएं पाई गई हैं? सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं पाई गई? 4 गुफा, 29 गुफा, 5 गुफा या फिर 6 गुफा? सिगरिया की बात आए तो आप राइट आंसर्स क्या लगाते हो मित्रों? सिगरिया 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 में फाइनली जो गुफाओं की संख्या है वो आपकी 6 है। तो सही जवाब जो बनता है वो 6 गुफाओं के साथ बनता है। राइट आंसर्स आपको यहाँ पर जो देना है वो डी के साथ लगा लेना है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है युवराज दारा शिकोह का शबीह। युवराज दारा शिकोह का शबीह फाइनली किसने बनाया है? नाम मुराद का आया, होनहार का आया, दौलत का आया और अकारिजा का नाम दिया गया। युवराज दारा शिकोह का जो शबीह बनाया जाता है मित्रों, किसके द्वारा बनाया जाता है? सही जवाब जो बनेगा वो होनहार के साथ बनेगा। तो आप जो सही जवाब बनाओगे खुशी के साथ बनाओगे, सी इज द राइट आंसर बनाओगे। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मैना और नारी का चित्र जो है चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है? नाम अहमदनगर का है, बीजापुर का है, गोलकुंडा का है और दक्कनी का नाम दिया गया। मैना और नारी का चित्र चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है आपसे पूछा गया। जब कहाँ पर बनने की बात आती है राइट आंसर गोलकुंडा बन जाता है मित्रों। तो गोलकुंडा आपका सही जवाब बन जाता है। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। आपसे कह रहा द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध जो है अभिव्यक्तिवादी चित्र को चित्रित किया। एडवर्ड मंच का नाम है, फ्रेंच मार्क का नाम है, सल्वाडोर डाली का नाम है और पॉल क्ली का नाम दिया गया। द स्कीम की बात हो रही है। द स्कीम की अगर हम बात करते हैं, एडवर्ड मंच सही जवाब होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। फर्स्ट के साथ अपना सही जवाब लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ जाएगा। आपसे पूछ लिया गया पेरिस का निर्णय इसका कलाकार कौन था? नाम राइफल का दिया गया, रेम्ब्रा का दिया गया, रूवेंस और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। पेरिस के निर्णय के बारे में आपसे पूछ लिया गया, पेरिस का निर्णय कलाकार कौन था मित्रों? पेरिस के निर्णय की अगर हम बात करते हैं, रूवेंस सही जवाब होता है। बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे है 3 नंबर। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया। सोमनाथ होर ने किया, कंवल कृष्ण ने किया, मीरा मुखर्जी ने किया या फिर प्रदोष दास गुप्ता ने किया। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया मित्रों। भारत में आरंभ करने वाला कौन रहता है? कोलाज ये स्टार्ट करने का काम कंवल कृष्ण का है। सही जवाब कंवल कृष्ण बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। और आगे चलेंगे, 4 नंबर प्रश्न आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है निर्भया, रक्षक ही भक्षक, सिख दंगे, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं किसके हैं? नाम सुधीर पटवर्धन का है, भूरी सिंह शेखावत का है, मनु पारेख का है और अपर्णा कौर का नाम दिया गया। निर्भया हो, रक्षक ही भक्षक हो, सिख दंगे हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाओं में शुमार है और ये अपर्णा कौर की रचना है। तो सही जवाब अपर्णा कौर देना होगा। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन अपना 5 नंबर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण के दृश्य को किस गुफा में बनाया गया? रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण का दृश्य जो है किस गुफा में बनाया गया? नाम अजंता का है, बादामी का है, एलोरा का है और बाघ का नाम दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं, राइट आंसर एलोरा हो जाता है। सही जवाब बी के साथ बन जाता है। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया? नाम बाबर का है, हुमायूं का है, जहांगीर का है और औरंगजेब का नाम दिया गया।
दिल्ली में दीन पनाह नगर की जो स्थापना होती है ये मित्रों आपके हुमायूं के द्वारा की जाती है। हुमायूं वही जो अकबर के फादर हैं, बाबर के पुत्र हैं। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो और आगे चला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछ लिया गया ईश्वर हीरालाल भगनू किस शैली के चित्रकार थे? नाम गढ़वाल शैली है, मंडी शैली है, जम्मू शैली है, चंबा शैली का नाम दिया गया। ईश्वर हीरालाल भगनू ये किस शैली के चित्रकार थे? चित्रकार की अगर बात आती है चंबा शैली आंसर्स बनता है। डी के साथ हमें सही जवाब लगाना होता है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे और आगे चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा था? नाम यशोधर पंडित का है, नंदलाल बोस का है, रामचंद्र शुक्ल का है और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा है? रेखावली ग्रंथ की बात आ रही है मित्रों। सही जवाब रामचंद्र शुक्ल बनता है, तो आपको राइट आंसर्स बी के साथ यहाँ पे लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछ लिया गया नाथद्वारा शैली को या नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन सी है? कमला और इलायची का नाम है, नंदी और कमला का नाम है, गीता और गुलाब का नाम है, लेपाक्षी और कमला का नाम दिया गया। नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन है? मित्रों अगर नाथद्वारा शैली की हम महिला चित्रकार की बात करते हैं तो कमला और इलायची दोनों महिला चित्रकार हैं और नाथद्वारा शैली की हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। आपसे पूछ लिया गया भारत में पेस्टल रंग के जन्मदाता कौन है? नाम शिवलाल का है, राजा रवि वर्मा का है, सुध कुमार हालधार का है और कृष्ण हैला आरा यानी कृष्ण हौलाजी आरा का नाम दिया गया। भारत में पेस्टल रंग का जन्मदाता आपसे पूछा गया। पेस्टल रंग की अगर बात आती है मित्रों या तैलीय रंग की बात आए तो आप रवि वर्मा लगाओगे। सही जवाब सी के साथ बनाओगे। भारत में तैलीय रंग का जन्मदाता कौन है? तो रवि वर्मा ही आप सही जवाब बनाते हो। सी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाते हो। और आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपसे कह रहा है कश्मीर। कश्मीर की मुसीबतें किसकी रचना है? कश्मीर की मुसीबतें आपसे पूछा गया मित्रों। कश्मीर की मुसीबतें किसकी रचना है? गोपाल घोष की हैं, हेमंत मिश्रा की हैं, रतन मित्रा की हैं या फिर नीरज मजुमदार की। जब कश्मीर की मुसीबतों की बात आती है मित्रों तो सही जवाब रतन मित्रा होता है। राइट आंसर्स बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे और आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 की बारी आएगी। पूछा गया सोनपुर का मेला, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, राम का वनवास आदि के चित्रकार कौन है? नाम सेवक राम का है, झुमक लाल का है, राजा रवि वर्मा का है और गोपाल चंद का नाम दिया गया। सोनपुर का मेला है, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, राम का वनवास है। ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाएं हैं। इनके बारे में आपसे पूछ लिया गया। तो ये सब जो रचनाएं बनाई जाती हैं ये सेवक राम के द्वारा बनाई जाती हैं। सही जवाब सेवक राम बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका लग जाता है। तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे। 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका किस राजा की रचना है? नाम जयराज का दिया गया, राणा सांगा का दिया गया, राणा कुंभा का दिया गया और सामंत सिंह का नाम दिया गया। मनोरथ मंजरी की बात है, रसिक रत्नावली की बात है, बिहारी चंद्रिका की बात है। किसकी रचनाएं हैं? जसराज हैं, जयराज हैं, राणा सांगा है, राणा कुंभा है, सामंत सिंह का नाम दिया गया। जो सही जवाब बनता है मित्रों वो राइट आंसर आपका सामंत सिंह बनता है। तो हम राइट आंसर यहाँ पे डी के साथ लगाते हैं। डी इज द राइट आंसर बनाते हैं और आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नाम इब्राहिम सर्की का है, सिकंदर शाह का है, हॉकिंस और बाबर का नाम दिया गया। अटाला मस्जिद आप जानते हैं जौनपुर में स्थित है। जौनपुर जो भारत का सिराज ए हिंद कहा जाता है मित्रों, उसका निर्माण फाइनली इब्राहिम सर्की ने करवाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। इब्राहिम सर्की इज द राइट आंसर बनाओ और आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? नाम अजंता का है, बाग का है, लोरा का है, बादामी का नाम दिया गया। किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है मित्रों? वो गुफा फाइनली आपकी अजंता होती है। अजंता वही जो 30 गुफाओं को सहेजे हुए है। 6 गुफा में जहाँ चित्र मिलते हैं आपके औरंगाबाद में लोकेटेड है। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कागज पर चित्रण किस शताब्दी में हुआ? नाम 16वीं सदी का है, 15वीं सदी का है, 17वीं सदी का है और 19वीं सदी का नाम दिया गया। कागज पे चित्रण कौन सी शताब्दी में हुआ आपसे पूछा गया मित्रों। जब कागज पे चित्रण की बात आती है 15वीं सदी आंसर्स बनता है। सी इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा महात्मा बुद्ध सर्वाधिक 21 वर्ष कहाँ बिताए थे? नाम सारनाथ का है, दिल्ली का है, गया का है, श्रावस्ती का नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध 21 वर्षों तक कहाँ रहे? 21 वर्षों तक महात्मा बुद्ध श्रावस्ती जनपद में रहे। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाते हैं और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है? नाम कोणार्क का है, बिहार का है, खजुराहो का है और गया का नाम दिया गया।
पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? जब पार्श्वनाथ के जैन मंदिर की बात आती है तो सही जवाब खजुराहो बनता है। राइट आंसर्स हम खजुराहो के साथ दे पाते हैं, भी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा पाते हैं। और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है? नाम मनीषी डे का है, जाजकीट का है, शारदा चाणुकील का है और छतीनाथ मजूमदार का नाम दिया गया। गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है मित्रों? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो सही जवाब जो बनता है वो छतीनाथ मजूमदार का बनता है। राइट आंसर्स हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। और आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं? नाम अश्वघोष का है, वाणभट्ट का है, भद्रबाहु का है और चरक का नाम दिया गया। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र की अगर बात आती है मित्रों, अश्वघोष आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाएंगे, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लेते हैं। और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एसपी बालासुब्रमण्यम, एसपी बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत को कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार 2021 में दे दिया गया? नाम पद्म भूषण का है, पद्म विभूषण का है, पद्मश्री का है और भारत रत्न का नाम दिया गया। एसपी बालासुब्रमण्यम की बात हो रही है, मरणोपरांत 2021 में इनको पुरस्कृत किया गया। और फाइनली भारत का तीसरा नहीं है भाई, दूसरा महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार है पद्म विभूषण। पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे विभूषण आता है, तीसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे आपका ये पद्मश्री आता है। याद रखिएगा, पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे आपका ये आया पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आपका पद्म भूषण आता है। तो पद्म विभूषण इन्हें मिला है, दूसरे नंबर वाला। सही जवाब सी के साथ लगाओ। और आगे चलें, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है द साइलेंट इरोजन, द साइलेंट इरोजन किसकी कला जीवन पर आधारित फिल्म है? नाम नीलिमा शेख का है, बद्रीनाथ आर्या का है, समीर मंडल का है और दिनकर कौशिक का नाम दिया गया। द साइलेंट इरोजन की बात आ रही है, द साइलेंट इरोजन किसकी कला की जीवनी पे फाइनली आधारित है? साइलेंट इरोजन सही जवाब आता है मित्रों, तो वो बद्रीनाथ आर्या है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, प्यारा क्वेश्चन है समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? नाम 24 परगना बंगाल का है, दिल्ली का है, कर्नाटक का है, बिहार का नाम दिया गया। समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 में कहाँ पे हुआ था मित्रों? जन्म की अगर बात आती है 24 परगना आंसर्स बनता है। परगना आप जानते हैं बंगाल में जिला है। सही जवाब 24 परगना बंगाल, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है मित्रों, ए के साथ हमें सही जवाब देना होता है। और आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया? नाम सैयद हैदर रजा का है, के एच आरा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया था मित्रों? तो वो शहरी जीवन का दृश्य फाइनली बनाया गया फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। हम 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछा गया 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता के लेख जो है प्रकाशित हुए थे। जेम्स वर्गेस ने, जगदीश गुप्ता ने, शारदा चाणुकील ने या फिर नीरज मजुमदार ने प्रकाशित किए। 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता का जो लेख प्रकाशित होता है मित्रों, वो फाइनली जेम्स वर्गेस के द्वारा प्रकाशित होता है। तो हमें राइट आंसर्स जेम्स वर्गेस देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनाना है। और आगे चला जाएगा, 6 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है तांबे का हंस, गोदीवाड़ा के साक्ष्य, शतरंज के नमूने आदि के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नाम आलमगीरपुर का है, राखीगढ़ी का है, दायमाबाद का है और लोथल का नाम दिया गया। तांबे का हंस हो, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हो, शतरंज का नमूना हो, ये सब अगर प्राप्ति की बात आती है तो गुजरात का लोथल सही जवाब बनता है मित्रों। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। और आगे चलें, 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया कंपनी शैली की खोज 1943 में किसने की? कंपनी शैली की खोज की बात आती है 1943 में किसने किया मित्रों? हम राइट आंसर्स की बात करेंगे तो डब्ल्यू.जी. आर्चर का नाम है, के.सी. घोष का नाम है, पी.सी. मानक का नाम है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया। आपको बताना है कंपनी शैली की खोज मित्रों। जो सही जवाब बनेगा वो पी.सी. मानक बनेगा। तो राइट आंसर्स में यहाँ पे बी के साथ ही लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाना होगा। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8। आपसे कह रहा है मित्रों दर्द का मसीहा है, निराशा है, भाग्य है, अंत का आरंभ है आदि जो प्रमुख रचनाएं हैं ये किसकी हैं? सतीश गुजराल की हैं, धनराज भगत की हैं, राम कुमार की हैं या फिर अकबर पद्मसी की हैं? आपको बताना है। दर्द का मसीहा, निराशा, भाग्य, अनंत का आरंभ, ये सब बढ़िया रचना है। अंत के आरंभ की बात हो, आप जानते हो रचना बहुत अच्छी है, सतीश चंद्र गुजराल ने बनाई है, तो आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओगे, ए इज द राइट आंसर्स फिलहाल यहाँ पे बनाओगे।
और आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछा गया तूफानी रात। तूफानी रात की बात जो है जमुना और गंगा, इसके बाद नटीर पूजा, सती का देह त्याग, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। पूछा गया असित कुमार हालदार ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल ने बनाया, फिर नंदलाल बसु ने बनाया है। तूफानी रात की बात हो, जमुना और गंगा की बात हो, नटीर पूजा की बात हो, सती का देह त्याग हो, ये सब अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। और ये जो बनाई जाती हैं नंदलाल बसु के द्वारा बनाई जाती हैं। तो हमें राइट आंसर्स यहाँ पर डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाना है। और आगे चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछा गया अजंता फ्रेस्को, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट आदि पुस्तकें किसकी हैं? आनंद गणेश कुमार स्वामी की हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर की हैं, अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल की हैं, फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर की हैं। द बंगाल पट की बात है, अजंता फ्रेस्को की बात है, इंडियन आर्किटेक्चर की बात है। ये सब बढ़िया पुस्तकें हैं मित्रों। और ये जो पुस्तकें हैं ये अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल की हैं। तो ई.बी. हेबल सही जवाब होता है। हमें राइट आंसर्स यहाँ पर बी के साथ देना होता है। बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं।